हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नए चैप्टर को जो कि है हमारा सपोजिटरी, है ना। और ये चैप्टर नंबर 7 है यूनिट 4 का, है ना। तो ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स सपोजिटरी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर बार इस चैप्टर से जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। तो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड्स हम इसी चैप्टर के बारे में जो है डिस्कस करेंगे, है ना। और इस चैप्टर से फ्रेंड्स हम 3 टॉपिक्स को जो है कवर करेंगे आज की वीडियो के अंदर, है ना। जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ सपोजिटरीज, है ना। यानी कि हम सपोजिटरीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि सपोजिटरीज क्या होती है उसको हम समझेंगे। सेकेंड, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सपोजिटरीज, हमारी जो सपोजिटरीज है वो कितने टाइप्स की होती है ना। तो इसके बारे में फ्रेंड्स हम बात करेंगे, है ना। तीसरा हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सपोजिटरीज, यानी कि हम सपोजिटरीज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस को भी गाइज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, है ना। कि भाई हमने जो सपोजिटरी बनाई है ना, उसको हमने बनाया क्यों है ना, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ना। तो इसी चीज़ को भी गाइज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर, है ना। तो ये सपोजिटरी वाला ये जो चैप्टर है फ्रेंड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमारी सपोजिटरीज के इंट्रोडक्शन की, है ना, तो हमारी जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, है ना। तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग तरीके की क्या देखने को मिलती है, डोजेस फॉर्म देखने को मिलती है ना। जैसे कि टैबलेट आ गई, कैप्सूल आ गया, है ना। इसके अलावा पाउडर आ गया, है ना। इसके अलावा सस्पेंशन आ गया, इमल्शन आ गया, सिरप आ गई, एलिक्सर आ गई, है ना। इसके अलावा ऑइंटमेंट आ गया, पेस्ट आ गया, क्रीम वगैरह आ गई, है ना। तो ये सारी क्या है गाइस, अलग अलग तरीके की क्या है, डोजेस फॉर्म है ना। तो उसी तरीके से हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस, वो भी एक प्रकार की क्या होती है, डोजेस फॉर्म होती है ना। और ये कौन सी डोजेस फॉर्म होती है, तो ये जो है हमारी सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ना। तो सपोजिटरी क्या होती है गाइस, हमारी एक प्रकार की सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है फ्रेंड्स कि हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस, वो सॉलिड डोजेस फॉर्म तो होती है ना। इसके अलावा हम इसको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी कहते हैं, है ना। क्योंकि जब हम सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ते हैं, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं, है ना। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के क्लासिफिकेशन के अंदर हमें सपोजिटरी भी देखने को मिलती है ना। तो इस वजह से सपोजिटरी क्या है गाइस, हमारी एक प्रकार की सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी है ना। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम ज़्यादातर सपोजिटरी को किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म की कैटेगरी के अंदर रखते हैं, है ना। क्योंकि हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस, ये रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होती है ना। इसके अलावा अगर हमें सपोजिटरी को बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करना है ना, तो इसके लिए इसका सॉलिड फॉर्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हमारी अगर सपोजिटरी सॉलिड फॉर्म में है ना, तब जाकर ही हम इसको बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस, इसकी एक प्रॉपर साइज होती है और एक प्रॉपर क्या होती है, इसकी शेप होती है ना। और प्रॉपर साइज और अगर प्रॉपर शेप है हमारी सपोजिटरी की, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस, वो सॉलिड फॉर्म में होती है ना। तो हमारी सपोजिटरी क्या होती है, एक प्रकार की सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ना। इसके अलावा अगर हम सपोजिटरी की साइज की बात करें, तो हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस, वो अलग अलग साइजेस में जो है अवेलेबल होती है ना। कोई जो सपोजिटरी जो है स्मॉल साइज में होती है, कोई सपोजिटरी लार्ज साइज की होती है, कोई सपोजिटरी जो है मीडियम साइज की होती है ना। तो अलग अलग साइजेस में क्या होती है, हमारी सपोजिटरीज होती है ना। इसके अलावा अगर हम सपोजिटरी की शेप की बात करें, है ना, तो हमारी जो सपोजिटरी की जो शेप होती है ना गाइस, वो भी अलग अलग होती है ना। कोई सपोजिटरी जो है बुलेट शेप की है, यानी कि बंदूक के गोली के आकार की जैसी है। कोई सपोजिटरी जो है टॉर्पेडो शेप की होती है। कोई सपोजिटरी जो है ओवी फॉर्म शेप की, यानी कि ओवल शेप की होती है, अंडाकार होती है ना। कोई सपोजिटरी जो है कॉनिकल शेप की होती है ना। कोई सपोजिटरी जो है सिलेंड्रिकल शेप की होती है। कोई सपोजिटरी जो है पेंसिल शेप की होती है। तो सपोजिटरीज की जो शेप जो होती है ना गाइस, वो अलग अलग हो सकती है ना। और सपोजिटरी की जो साइज और जो हम शेप देते हैं सपोजिटरी को गाइस, वो हम किसके अकॉर्डिंग देते हैं, बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग देते हैं, है ना। जिस भी कैविटी में हमें सपोजिटरी को इंसर्ट करना है, जिस भी कैविटी में हमें सपोजिटरी को डालना है, उस कैविटी के अनुसार ही हम क्या देते हैं, सपोजिटरी को साइज देते हैं। उस कैविटी के अनुसार ही हम सपोजिटरी को क्या देते हैं, शेप देते हैं, है ना। तो सपोजिटरी की साइज और शेप हम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो इस बात का भी गाइस आपको ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू द बॉडी कैविटी, है ना। हमारी जो सपोजिटरीज होती है ना गाइस, इनको मेनली जो है बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करने के लिए, बॉडी कैविटी के अंदर यूज़ करने के लिए ही जो है बनाया जाता
है ना। तो सपोजिटरी ज़्यादातर बॉडी कैविटीज़ के अंदर ही क्या होती है गाइज, यूज़ की जाती है ना। क्योंकि हमारी बॉडी में गाइज क्या होती है, बहुत सारी कैविटीज़ होती है, जैसे कि रेक्टल कैविटी हो गई, वेजाइनल कैविटी होगी जो कि मेनली फीमेल्स के अंदर होती है ना। इसके अलावा यूरेथ्रल कैविटी हो गई, है ना। इसके अलावा नेजल कैविटी होगी, इसके अलावा ईयर कैविटी होगी। तो ये सारी क्या है गाइज, अलग अलग क्या है, कैविटीज़ है ना। तो इन कैविटीज़ के अंदर ही हम क्या करते हैं गाइज, सपोजिटरी को जो है इंसर्ट करते हैं। इन कैविटीज़ के अंदर ही हम सपोजिटरी को गाइज क्या करते हैं, डालते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। वेयर दे मेल्ट, सॉफ्ट और डिजोल्व एट बॉडी टेम्परेचर, है ना। तो जब हम सपोजिटरीज को गाइस क्या करते हैं, बॉडी कैविटीज़ के अंदर इंसर्ट करते हैं, बॉडी कैविटीज़ के अंदर डालते हैं। मान लीजिए हमने सपोजिटरीज को रेक्टल यानी कि रेक्टल कैविटी के अंदर इंसर्ट कर दिया है ना। तो जैसे ही हम सपोजिटरी को रेक्टल कैविटी के अंदर इंसर्ट करेंगे, है ना, तो इंसर्ट करने के कुछ समय बाद क्या होगी, हमारी जो सपोजिटरी जो है मेल्ट होने लगेगी, है ना। इसके अलावा सॉफ्ट होने लगेगी और डिजोल्व होने लगेगी हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, है ना। और हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो उस टेम्परेचर पर हमारी जो सपोजिटरी जो है वो मेल्ट होने लगेगी हमारे रेक्टल कैविटी के अंदर, है ना। और मेल्ट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी और डिजोल्व होकर क्या करेगी, ड्रग को जो है रिलीज कर देगी, है ना। और ड्रग हमारी रिलीज होकर जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब होकर फिर कहाँ पहुंचेगी, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी। तो इससे फिर ड्रग जो है हमारी क्या देगी, लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट जो है शो करेगी, है ना। तो ये गाइज क्या है, हमारी सपोजिटरी की हमारी सपोजिटरी का जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन है या फिर उसकी डेफिनेशन है ना। इसके अलावा सपोजिटरीज आर नॉट गिवन बाय ओरल कैविटी, है ना। हम सपोजिटरी को जो है अलग अलग कैविटी के थ्रू देते हैं, जैसे कि रेक्टल कैविटी हो गई, वेजाइनल कैविटी हो गई, यूरिथ्रल कैविटी हो गई, नेजल कैविटी हो गई, इसके अलावा ईयर कैविटी हो गई। तो इन सब के थ्रू हम क्या करते हैं गाइस, सपोजिटरी को देते हैं, है ना। बट हम सपोजिटरी को ओरल कैविटी के थ्रू नहीं देते हैं। तो इस बात का भी गाइस आपको ध्यान में रखना है ना। ओरल कैविटी के थ्रू हम किसको देते हैं, टैबलेट को देते हैं, कैप्सूल को देते हैं, है ना। इसके अलावा सस्पेंशन और इमल्शन को भी हम ओरल कैविटी के थ्रू ही देते हैं। बट हम सपोजिटरी को ओरल कैविटी के थ्रू नहीं देते हैं, यानी कि हम सपोजिटरी को ओरली नहीं देते हैं, माउथ के थ्रू नहीं देते हैं। तो इस बात का भी गाइस आपको ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा अगर हम सपोजिटरी के एग्जाम्पल्स की बात करें, है ना, तो इसके अंदर आपकी ग्लिसरीन सपोजिटरी आ गई, है ना, जो कि एक प्रकार की क्या है, रेक्टल सपोजिटरी है। यानी कि हम इसको क्या करते हैं, रेक्टल कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसको हम जो है रेक्टल कैविटी के अंदर डालते हैं, है ना। और ये जो है एज ए लैक्सेटिव की तरह जो है ये यूज़ की जाती है, यानी कि लैक्सेटिव की तरह जो है ये काम करती है ना। और ये हमें कॉन्स्टिपेशन से जो है रिलीफ देती है ना। इसके अलावा सेकंड जो सपोजिटरी जो आती है गाइस, वो हमारी बोरिक एसिड सपोजिटरी आती है ना, जो कि मेनली जो है फीमेल्स के लिए यूज़ की जाती है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो फीमेल्स की जो वेजाइना होती है ना गाइस, है ना, उसके अंदर कई बार क्या होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है ना, जो कि कोई भी ईस्ट या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है ना। तो यीस्ट और बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है वेजाइनल कैविटी के अंदर या वेजाइना के अंदर, है ना, तो वेजाइनल इन्फेक्शन को ट्रीटमेंट करने के लिए, है ना, हम क्या करते हैं, बोरिक एसिड सपोजिटरी का गाइस क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, वेजाइनल कैविटी के अंदर इस सपोजिटरी को हम इंसर्ट कर देते हैं, है ना, यीस्ट और बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है वेजाइना के अंदर उसको ट्रीट करने के लिए। तो ये गाइस हमारे एग्जाम्पल्स हैं सपोजिटरीज के, है ना। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स भी जो है मेंशन कर रखे हैं सपोजिटरीज के, है ना। और इन डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि हमारी जो सपोजिटरीज जो होती है ना गाइस, वो डिफरेंट शेप की होती है और डिफरेंट क्या होती है, इनकी साइजेस होती है ना। जैसे कि ये वाली जो सपोजिटरी है ये बुलेट शेप की सपोजिटरी, यानी कि बंदूक की गोली के जैसे आकार की है ना। ये वाली जो सपोजिटरी जो है गाइस वो टॉर्पेडो शेप की है ना। और ये वाली जो सपोजिटरी है गाइस वो ओवल फॉर्म शेप की है, यानी कि ओवल शेप की है, अंडाकार शेप की है ना। इसके अलावा ये वाली जो सपोजिटरी है ये कौन शेप की सपोजिटरी है ना। ये वाली जो सपोजिटरी है गाइस ये सिलेंड्रिकल शेप की सपोजिटरी है, यानी कि इसका जो आकार जो है वो सिलेंड्रिकल शेप का है ना। इसके अलावा ये वाली जो सपोजिटरी है गाइस, है ना, वो कैसी है, पेंसिल शेप की सपोजिटरी है, यानी कि इसका जो आकार है वो पेंसिल शेप का है ना। तो हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस वो अलग अलग क्या हो सकती है, शेप की जो है हो सकती है ना। इसके अलावा इन सपोजिटरीज की अगर हम गाइस साइजेस की बात करें, है ना, तो इनकी जो साइज है गाइस वो भी क्या है, अलग अलग है ना। और ये जो है सारी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है ना। और हमारी डेफिनेशन भी यही है सपोजिटरी की कि हमारी जो सपोजिटरी जो है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ना। अलग अलग जो है शेप की होती है, अलग अलग इनका क्या होता है गाइस, अलग अलग इनकी क्या होती है, साइज होती है ना। तो आप जो है डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि हमारी जो सपोजिटरी जो है सॉलिड डोजेस फॉर्म है, यानी कि सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होती है ना। अलग अलग जो है इनकी शेप जो है होती है
है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये बुलेट शेप की है, टॉर्पेडो है, ये ओवी फॉर्म शेप की है, ये कॉन शेप की है, ये सिलेंड्रिकल शेप की, ये पेंसिल शेप की है। तो अलग अलग है शेप, साइज भी क्या है इनकी अलग अलग है ना। तो हमारी सपोस्ट्री क्या होती है, अलग अलग शेप की होती है, अलग अलग साइजेस की होती है ना। और हमारी जो सपोस्ट्री की जो शेप और जो साइज होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है गाइज, हमारी बॉडी कैविटी के अकॉर्डिंग होती है। तो इस बात का गाइज आपको ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स कि हमारी जो सपोस्ट्रीज जो होती है ना गाइज, वो केवल इन्हीं शेप की नहीं होती, और भी अलग अलग शेप की हो सकती है ना। बट मैंने उन शेप को यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, मैंने केवल उन्हीं शेप और साइजेस को यहाँ पर मेंशन कर रखा है गाइज, जिनको मैंने अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर रखा है ना, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो, है ना। अब हम बात करेंगे गाइज हमारे सपोस्ट्री के टाइप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे सपोस्ट्रीज के टाइप्स के बारे में, है ना। तो गाइज अगर हम बॉडी कैविटीज़ के आधार पर अगर हम बात करें ना, तो हमारी जो सपोस्ट्रीज जो होती है ना वो 5 टाइप्स की होती है ना। जिसमें से सबसे पहली जो हमारी सपोस्ट्री आती है गाइज, वो आती है हमारी रेक्टल सपोस्ट्री, है ना। और नाम से ही पता चल रहा है कि रेक्टल सपोस्ट्री है, तो ये रेक्टल कैविटी के अंदर जो है ये इंसर्ट की जाती है, रेक्टम के अंदर जो है इनका यूज़ किया जाता है ना। सेकंड जो हमारी सपोस्ट्री आती है गाइज, वो आती है हमारी वेजाइनल सपोस्ट्री, है ना। तो इसका भी फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये वेजाइनल सपोस्ट्री है, तो ये किसके अंदर इंसर्ट की जाती है, वेजाइनल कैविटी के अंदर या वेजाइना के अंदर जो है इनका यूज़ किया जाता है ना। तीसरी जो हमारी सपोस्ट्री आती है गाइज, वो आती है हमारी यूरिथ्रल सपोस्ट्रीज, है ना, जिनको हम यूरिथ्रल कैविटी के अंदर या यूरिथ्रा के अंदर जो है हम इनको क्या करते हैं गाइज, इंसर्ट करते हैं, है ना। चौथी जो सपोस्ट्री आती है गाइज, वो आती है हमारी नेजल सपोस्ट्रीज, जिनको हम नेजल कैविटी के अंदर जो है इंसर्ट करते हैं, नेजल कैविटी के अंदर जो है हम इनका यूज़ करते हैं, है ना। और पांचवी जो सपोस्ट्री आती है गाइज, वो आती है हमारी ईयर कॉन्स, है ना, जिनको हम ईयर के अंदर या ईयर कैविटी के अंदर जो है गाइज इनको हम इंसर्ट करते हैं, डालते हैं, है ना। तो ये गाइज क्या है, हमारे 5 टाइप्स हैं हमारी सपोस्ट्रीज के, है ना। अब इनके बारे में गाइज हम एक एक करके जो है बात करते हैं, है ना। तो सबसे पहली जो हमारी जो सपोस्ट्री आती है ना गाइज, वो आती है हमारी रेक्टल सपोस्ट्रीज, है ना। और नाम से ही पता चल रहा है कि रेक्टल सपोस्ट्रीज हैं, तो इनको जो है हम रेक्टल कैविटी के अंदर या रेक्टम के अंदर गाइज हम इनको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा रेक्टल सपोस्ट्रीज आर मिंट फॉर इंसर्शन इनटू द रेक्टम फॉर देयर लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट, है ना। तो रेक्टल सपोस्ट्रीज फ्रेंड्स हमारी ऐसी सपोस्ट्रीज होती है जिनको हम रेक्टल कैविटी के अंदर या रेक्टम के अंदर गाइज हम इनको क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, है ना। जहां पर जाकर ये जो है मेल्ट होती है, सॉफ्ट होती है, डिसॉल्व होती है और ड्रग को क्या करती है, रिलीज कर देती है, और ड्रग हमारी एब्जॉर्ब होकर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है और अपना लोकल या सिस्टमिक इफेक्ट जो है शो करती है ना। इसके अलावा रेक्टल सपोस्ट्रीज आर अवेलेबल इन वेरियस शेप्स, हमारी जो रेक्टल जो सपोस्ट्रीज जो होती है गाइज, ये अलग अलग शेप में या वेरियस शेप्स में जो है ये अवेलेबल होती है ना। जैसे कि ये कॉन शेप में हो सकती है, टॉर्पेडो शेप में अवेलेबल हो सकती है, या बुलेट शेप में भी ये जो है अवेलेबल होती है। तो हमारी रेक्टल सपोस्ट्रीज गाइज अलग अलग शेप में या वेरियस शेप्स में जो है ये अवेलेबल होती है ना। जैसे कि ये कॉन शेप में हो सकती है, टॉर्पेडो शेप में हो सकती है, या बुलेट शेप में भी ये जो है अवेलेबल होती है ना। कॉन शेप क्या होती है, टॉर्पेडो शेप कैसी होती है, बुलेट शेप कैसी होती है, तो इनके बारे में गाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे डायग्राम्स में, है ना। तो आप वहाँ पर जाकर जो है डायग्राम्स देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा इट्स वेट फॉर चिल्ड्रन इज 1 ग्राम एंड फॉर एडल्ट 2 ग्राम, हमारी जो रेक्टल जो सपोस्ट्री जो होती है गाइज, इसका जो वेट जो होता है चिल्ड्रंस के लिए वो कितना होता है, 1 ग्राम का होता है ना। और एडल्ट्स के लिए रेक्टल सपोस्ट्री का वेट कितना होता है, 2 ग्राम का होता है ना। इसके अलावा इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम थियोब्रोमा ऑयल, है ना। हमारी जो रेक्टल जो सपोस्ट्री है गाइज, ये थियोब्रोमा ऑयल से जो है प्रिपेयर की जाती है, जिसे हम कोका बटर भी कहते हैं, और ये एक प्रकार का क्या होता है, सपोस्ट्री बेस होता है ना। तो हमारी रेक्टल सपोस्ट्री किससे प्रिपेयर की जाती है, थियोब्रोमा ऑयल से जो है प्रिपेयर की जाती है, जिसे हम कोका बटर भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम रेक्टल सपोस्ट्री के एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो इसके अंदर आपकी ग्लिसरीन सपोस्ट्री आ गई, जो कि एक प्रकार की क्या है, रेक्टल सपोस्ट्री है ना। और इसको जो है हम रेक्टल कैविटी के अंदर या रेक्टम के अंदर क्या करते हैं, हम इनको इंसर्ट करते हैं, है ना। और ये जो है एज ए लैक्सेटिव की तरह जो है ये काम करती है ना। और कॉन्स्टिपेशन से जो है ये रिलीफ दिलाती है ना। तो ग्लिसरीन सपोस्ट्री किसका एग्जाम्पल है, हमारी रेक्टल सपोस्ट्री का एग्जाम्पल है ना। तो ये हमारी रेक्टल सपोस्ट्री का एग्जाम्पल की बात हुई, है ना। सेकंड जो सपोस्ट्री आती है गाइज, वो आती है हमारी वेजाइनल सपोस्ट्रीज, है ना। और नाम से ही पता चल रहा है कि वेजाइनल सपोस्ट्री है, तो ये मेनली जो है फीमेल्स के लिए यूज़ की जाती है ना। और इसको जो है वेजाइनल कैविटी के अंदर या वेजाइना के अंदर जो है इनको इंसर्ट किया जाता है ना। द वेजाइनल सपोस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज पैसेरीज, है ना। वेजाइनल सपोस्ट्रीज को गाइज हम क्या कहते हैं, पैसेरीज भी हम इनको जो है बोल सकते हैं,
है ना। दे आर मिंट फॉर इंसर्शन इनटू द वेजाइनल कैविटी, है ना। हमारी जो वेजाइनल जो सपोस्ट्रीज जो होती है गाइस, इनको हम वेजाइनल कैविटी के अंदर या वेजाइना के अंदर जो है मेनली जो है हम इनको क्या करते हैं गाइस, यूज़ करते हैं, इंसर्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी जो वेजाइनल जो सपोस्ट्रीज का जो वेट होता है गाइस, वो 3 से लेकर 5 ग्राम का हो सकता है ना। इसके अलावा ये जो है मोल्डेड होती है किसमें, ग्लोबुलर या ओविफॉर्म शेप में, है ना। यानी कि ये जो है ग्लोबुलर शेप में या ओविफॉर्म शेप में ये जो है मोल्डेड होती है, ग्लोबुलर शेप में या ओविफॉर्म शेप में ये जो है अवेलेबल होती है ना। ग्लोबुलर शेप कैसी होती है, जो कि गोलाकार होती है, और ओविफॉर्म शेप कैसी होती है, जो कि ओवल शेप की होती है, यानी कि अंडाकार होती है ना। और ओविफॉर्म शेप कैसी होती है गाइस, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे डायग्राम्स में, है ना। तो आप वहाँ से जो है देख लेना, है ना। अगर हम वेजाइनल सपोस्ट्री के एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर आपका जो है बोरिक एसिड सपोस्ट्री आ गई, जो कि एक प्रकार की क्या है, वेजाइनल सपोस्ट्री है ना। और ये जो है मेनली जो है फीमेल्स के लिए जो है यूज़ की जाती है ना। फीमेल्स की जो वेजाइनल कैविटी होती है या फिर वेजाइना जो होती है उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है ना। और इसका यूज़ फ्रेंड्स तब किया जाता है जब फीमेल्स की वेजाइना के अंदर क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि किसी भी ईस्ट या बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है ना। तो ईस्ट और बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन हुआ है फीमेल्स की वेजाइना के अंदर, है ना, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड सपोस्ट्री का यूज़ करते हैं, है ना। तो बोरिक एसिड सपोस्ट्री क्या है गाइस, एक प्रकार की हमारी वेजाइनल सपोस्ट्री है ना। तो ये हमारी वेजाइनल सपोस्ट्री के एग्जाम्पल की बात हुई, है ना। तीसरी हमारी जो सपोस्ट्री आती है गाइस, वो आती है हमारी यूरिथ्रल सपोस्ट्रीज, है ना। और इसका भी फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि यूरिथ्रल सपोस्ट्री है। तो ये जो है यूरिथ्रल कैविटी के अंदर या यूरिथ्रा के अंदर जो है इसको इंसर्ट किया जाता है ना। तो यूरिथ्रल सपोस्ट्रीज आर ऑल्सो नोन एज यूरिथ्रल बोगीज, है ना। यूरिथ्रल सपोस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, यूरिथ्रल बोगीज भी हम इसको जो है बोल सकते हैं, है ना। दे आर मिंट फॉर इंसर्शन इनटू द यूरिथ्रा, है ना। हमारी जो यूरिथ्रल जो सपोस्ट्रीज जो होती है गाइस, इनको हम कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यूरिथ्रा के अंदर या यूरिथ्रल कैविटी के अंदर जो है हम इनको क्या करते हैं गाइस, इंसर्ट करते हैं, है ना। इसके अलावा दे आर थिन लॉन्ग हैव ए पेंसिल शेप, है ना। हमारी जो यूरिथ्रल जो सपोस्ट्री जो होती है गाइस, ये थिन होती है, लॉन्ग होती है ना, एंड पेंसिल शेप में ये जो है होती है ना। पेंसिल शेप गाइस कैसी होती है ये हम सब जानते हैं, है ना। इसके अलावा द यूरिथ्रल सपोस्ट्रीज आर इंटेंडेड फॉर मेल, है ना। तो हमारी जो यूरिथ्रल जो सपोस्ट्री है गाइस, है ना, जो कि मेल्स के लिए यूज़ की जाती है, तो उसका जो वेट जो होता है गाइस वो कितना होता है, 4 ग्राम का होता है ना। और यूरिथ्रल सपोस्ट्री जो कि फीमेल के लिए यूज़ की जाती है, लेडीज़ के लिए जो है यूज़ की जाती है, उसका जो वेट होता है वो कितना होता है, 2 ग्राम का होता है ना। तो हमारी जो यूरिथ्रल जो सपोस्ट्री मेल के लिए यूज़ की जा रही है उसका वेट कितना होगा, 4 ग्राम का होगा, और जो कि फीमेल के लिए यूज़ की जा रही है उसका वेट कितना होगा, 2 ग्राम का होगा, है ना। अगर हम यूरिथ्रल सपोस्ट्री के एग्जाम्पल की बात करें, है ना, तो इसके अंदर आपकी एल्प्रोस्टेडिल सपोस्ट्री आ गई, जो कि म्यूस के नाम से आपको मार्केट में मिलती है ना। और इसका यूज़ फ्रेंड्स इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में जो है यूज़ किया जाता है ना। जब हमारे जो मेल जो होते हैं, मेन जो होते हैं, है ना, उसके अंदर कई बार क्या हो जाते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाते हैं, है ना। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम एल्प्रोस्टेडिल सपोस्ट्री का यूज़ करते हैं, जो कि म्यूस के नाम से आपको मार्केट में मिलती है ना। तो ये गाइज हमारी यूरिथ्रल सपोस्ट्री के एग्जाम्पल की बात हुई। इसी प्रकार चौथी जो हमारी सपोस्ट्री आती है गाइज, वो आती है हमारी नेजल सपोस्ट्रीज, है ना। और इनका भी फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये नेजल सपोस्ट्रीज हैं, तो इनको हम जो है नेजल कैविटी के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, यूज करते हैं, है ना। द नेजल सपोस्ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेजल बगीज, है ना। नेजल सपोस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, नेजल बगीज भी जो है हम इनको कह सकते हैं, है ना। इसके अलावा हम इनको क्या कहते हैं, बगीनेरिया भी हम जो है इनको कह सकते हैं, है ना। तो नेजल सपोस्ट्रीज को हम नेजल बगीज भी बोल सकते हैं और बगीनेरिया भी जो है हम इनको बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा दे आर मिंट फॉर इंसर्शन इनटू नेजल कैविटी, है ना। हमारी जो नेजल जो सपोस्ट्रीज जो होती है गाइज, इनको हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं किसके अंदर, नेजल कैविटीज के अंदर, है ना। इसके अलावा दे आर थिन सिलेंड्रिकल इन शेप, है ना। ये क्या होती है, थिन सिलेंड्रिकल होती हैं शेप में, है ना। सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पीछे डायग्राम्स के अंदर, है ना। तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, है ना। इसके अलावा नेजल सपोस्ट्रीज आर प्रिपेयर्ड यूजिंग ग्लिसरोजिलेटिन बेस, है ना। तो हमारी नेजल जो सपोस्ट्रीज जो होती है गाइस, इनको जो है प्रिपेयर करने के लिए ग्लिसरोजिलेटिन बेस का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है ना। तो यानी कि हमारी जो नेजल जो सपोस्ट्री जो होती है गाइस, ये ग्लिसरोजिलेटिन बेस से मिलकर बनी होती है ना। इसके अलावा दे आर अबाउट
9 to 10 सेंटीमीटर क्या होती है, ये लॉन्ग होती है। यानी कि हमारी नेजल जो सपोस्ट्रीज जो होती है गाइज, ये 9 से लेकर 10 सेंटीमीटर क्या होती है, ये लंबी होती हैं। और इनका जो वेट जो होता है गाइज वो 1 ग्राम होता है ना। तो ये गाइज क्या है, हमारी नेजल सपोस्ट्रीज है ना। तो ये तो हमारी नेजल सपोस्ट्रीज की बात हुई, है ना। पांचवी जो हमारी सपोस्ट्री आती है गाइज, वो आती है हमारी ईयर कॉन्स, है ना। और इनका भी फ्रेंड्स नाम से ही पता चल रहा है कि ये ईयर कॉन्स है। तो इनको जो है हम ईयर कैविटी के अंदर या ईयर के अंदर हम इनका गाइज क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। ईयर कॉन्स आर यूज्ड फॉर इंसर्शन इनटू द ईयर, है ना। ईयर कॉन्स को हम कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, मेनली ईयर के अंदर, है ना। इसके अलावा दे आर ऑल्सो नोन एज ओरिनेरिया, है ना। इसके अलावा हमारे जो ईयर जो कॉन्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ओरिनेरिया भी हम जो है इनको बोल सकते हैं, है ना। इसके अलावा दे आर प्रिपेयर्ड विद कोका बटर, है ना। हमारे जो ईयर जो कॉन्स जो होते हैं गाइज, ये कोका बटर से जो है प्रिपेयर्ड किए जाते हैं, है ना। और कोका बटर को हम क्या कहते हैं, थियोब्रोमो ऑयल भी कहते हैं। और ये एक प्रकार का क्या होता है, सपोस्ट्री बेस होता है ना। तो ईयर कॉन्स किससे मिलकर बने होते हैं, तो ये जो है कोका बटर से जो है मिलकर जो है बने होते हैं। कोका बटर जो है यूज़ किया जाता है ईयर कॉन्स को बनाने के लिए, है ना, जो कि एक प्रकार का क्या होता है गाइज, हमारा सपोस्ट्री बेस होता है ना। इसके अलावा दे आर प्रिपेयर्ड इन यूरिथ्रल बोगीज मोल्ड्स, है ना। हमारे जो ईयर जो कॉन्स होते हैं ना गाइज, इनको हम कहाँ पर प्रिपेयर करते हैं, यूरिथ्रल बोगीज मोल्ड्स के अंदर हम जो इनको प्रिपेयर करते हैं, है ना। हमारी यूरिथ्रल जो सपोस्ट्री जो होती है गाइज, उसको भी तो हम यूरिथ्रल बगीज मोल्ड्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार हम ईयर कॉन्स को भी किसके अंदर प्रिपेयर करते हैं, यूरिथ्रल बगीज मोल्ड्स के अंदर प्रिपेयर करते हैं, है ना। बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही हमारी सपोस्ट्री प्रिपेयर हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको कट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। यानी कि साइज के अनुसार हम फिर उसको क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। यानी कि प्रिपेयर्ड तो हम यूरिथ्रल बगीज मोल्ड्स के अंदर ही करते हैं, है ना। बट बाद में जैसे ही वो प्रिपेयर्ड हो जाती है, तो उसको फिर हम जो है अलग अलग साइजेस में जो है उसको कट कर लेते हैं, है ना। तो इस बात का फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है ना। इसके अलावा दे आर लॉन्ग, थिन एंड सिलेंड्रिकल इन शेप, है ना, एंड वेट अबाउट 1 ग्राम, है ना। हमारी जो ईयर जो कॉन्स जो होते हैं गाइज, ये लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, है ना। इसके अलावा सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं। सिलेंड्रिकल शेप कैसी होती है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डायग्राम्स के अंदर, तो आप वहाँ से देख लेना, है ना। इसके अलावा इनका जो वेट जो होता है ईयर कॉन्स का, वो 1 ग्राम का होता है ना। तो ये गाइज हमारे ईयर कॉन्स की बात हुई। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारे सपोस्ट्रीज के एडवांटेजेस की एंड डिसएडवांटेजेस की, कि भाई हमने जो सपोस्ट्री बनाई है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ना। तो उनके बारे में फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे हमारी सपोस्ट्रीज के एडवांटेजेस की, है ना, कि हमने जो सपोस्ट्री बनाई है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेजेस है ना। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है हमारी सपोस्ट्री का, सपोस्ट्रीज अवॉइड हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एग्जाम्पल रेक्टल सपोस्ट्रीज, है ना। तो हमारी जो सपोस्ट्रीज जो होती है ना गाइस, वो क्या करती हैं, हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करती है गाइस, अवॉइड करती है ना। और ज़्यादातर ये कौन सी सपोस्ट्री करती है, तो ये जो है हमारी रेक्टल सपोस्ट्री करती है ना। तो हमारी जो रेक्टल जो सपोस्ट्रीज जो होती है ना गाइस, वो क्या करती है, हमारी हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करती है गाइस, अवॉइड करती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है फ्रेंड्स कि अगर हमारी सपोस्ट्री हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रही है ना, तो ये अवॉइड कर क्यों रही है ना। और अगर हमारी सपोस्ट्री हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर रही है ना, तो इससे जो है हमें फ़ायदा कैसे है। तो इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम थोड़ा सा अच्छे से जो है, काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से जो है समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 2 रूट लिए हैं। एक रूट लिया है मैंने ओरल रूट, है ना, और एक रूट लिया है मैंने रेक्टल रूट, है ना। अब इन दोनों रूट में से सबसे अच्छा रूट कौन सा है ना, सबसे बेनिफिशियल रूट कौन सा है, तो उसी चीज़ को फ्रेंड्स हम काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से जो है समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं हमारे ओरल रूट की, है ना। ओरल रूट के थ्रू हम ओरली ड्रग्स को देते हैं, है ना, जिसमें आपकी टैबलेट कैप्सूल वगैरह आ गई, है ना। और ओरल रूट के थ्रू दी जाने वाली ज़्यादातर ड्रग्स क्या करती है गाइज, हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म करती है ना। अब हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो इसी चीज़ को फ्रेंड्स हम काफ़ी अच्छे से और काफ़ी डिटेल से जो है अब हम समझेंगे, है ना। तो मान लीजिए फ्रेंड्स हमने कोई ड्रग दी ओरली, है ना। ओरली लेने के बाद हमारी ड्रग कहाँ जाएगी, हमारे स्टोमक में जाएगी, जहाँ पर हमारी ड्रग डिसइंटीग्रेट होगी, डिसॉल्व होगी, है ना। और उसके बाद में हमारी ड्रग एंटर करेगी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, है ना, जहाँ से हमारी ड्रग का क्या होगा गाइज, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि हमारी जो ड्रग है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होगी, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से होगी, है ना। और हमारी जो ड्रग है ना गाइज, वो एब्जॉर्ब होकर फिर कहाँ पहुँचेगी, हमारे पोर्टल वेन सिस्टम के अंदर पहुँचेगी, है ना। और पोर्टल वेन सिस्टम से फिर ये पहुँचेगी हमारे लीवर के पास,
है ना। तो मान लीजिए 80% ड्रग जो है गाइज वो हमारे लीवर के पास जो है पहुंची है ना। ये हम मानकर चल रहे हैं, है ना। इससे जो है कम भी पहुंच सकती है, इससे ज़्यादा भी पहुंच सकती है। ये हम मानकर चल रहे हैं कि 80% जो ड्रग है ना गाइज वो हमारे लीवर के पास पहुंच चुकी है ना। अब इसके बाद ये जो ड्रग है ना गाइज वो कहाँ जाएगी, हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जाएगी, है ना, जिससे हमें ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, हमें ड्रग का जो है इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स कि ये जो 80% जो ड्रग है ना गाइज ये पूरी की पूरी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर नहीं पहुँच पाती है ना। इसमें से कुछ पार्ट ही, कुछ ड्रग ही जो है, कुछ ड्रग का अमाउंट ही जो है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुँच पाता है ना। कुछ अमाउंट जो है पहले ही क्या हो जाता है गाइज, मेटाबॉलिज्म हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचने से पहले, है ना। मान लीजिए यहाँ पर जो 80% जो ड्रग आई है ना गाइज, है ना, इसमें से कुछ अमाउंट जो है ना गाइज वो पहले ही क्या हो जाता है गाइज, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। किसके थ्रू, हमारे लीवर के थ्रू, है ना। तो मान लीजिए हमारे लीवर ने जो है 30% ड्रग का गाइज क्या कर दिया है, पहले ही क्या कर दिया गाइज, मेटाबॉलिज्म कर दिया है ना। और उसको जो है मेटाबोलाइट्स के अंदर क्या कर दिया गाइज, कन्वर्ट कर दिया, है ना। उसको जो है हमारी जो एक्टिव जो ड्रग थी उसको अब इनएक्टिव फॉर्म के अंदर इसने जो है कन्वर्ट कर दिया है। यानी कि जो 30% जो ड्रग थी गाइज उसको जो है इसने मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इनएक्टिव फॉर्म में जो है इसने क्या कर दिया गाइज, कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो 30% ड्रग का गाइज हमारा यहाँ पर क्या हो गया गाइज, नुकसान हो गया है ना। 30% ड्रग हमारी यहाँ पर क्या हो गई है गाइज, मतलब एक प्रकार से हमारी 30% ड्रग का यहाँ पर क्या हो गया गाइज, नुकसान हो गया, है ना। अब यहाँ पर कितनी ड्रग बचेगी, 50% ड्रग ही बचेगी, है ना। तो ये 50% ड्रग ही कहाँ पहुंचेगा गाइज, हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी, है ना। 50% ड्रग की हमें क्या देखने को मिलेगी, बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, है ना। 50% ड्रग का ही हमें क्या देखने को मिलेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि 30% जो ड्रग है ना गाइज, है ना, वो पहले ही क्या हो चुकी है, मेटाबॉलिज्म हो चुकी है ना। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचने से पहले ही 30% जो ड्रग है गाइज वो मेटाबॉलिज्म हो चुकी है हमारे लीवर के थ्रू, है ना। तो इसी को ही गाइज हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। और ये लीवर के थ्रू हो रहा है तो इस वजह से हम इसको हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। तो हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक ऐसी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है ना गाइज वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचने से पहले ही क्या हो जाती है गाइज, मेटाबॉलिज्म हो जाती है ना। यानी कि हमारी ड्रग का कुछ अमाउंट जो है पहले ही क्या हो जाता है गाइज, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचने से पहले ही हमारी ड्रग का कुछ अमाउंट जो है पहले ही क्या हो जाता है, मेटाबॉलिज्म हो जाता है। तो उसी को गाइज हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये लीवर के थ्रू होता है तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। और कुछ अमाउंट ही जो है गाइज हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच पाता है ना। कुछ अमाउंट जो है पहले मेटाबॉलिज्म हो जाता है और जो अमाउंट बचता है, यानी कि जो भी लास्ट में अमाउंट बचता है वही क्या पहुंच पाता है, हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच पाता है ना। उसी अमाउंट की जो है हमें बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है ना। और जो भी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंची है लास्ट में ना, उसी ड्रग का हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इफेक्ट जो है देखने को मिलता है ना। तो हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन सी ड्रग करती हैं, ओरली ड्रग करती हैं, जिनको हम ओरली रूट के थ्रू देते हैं। और ये एक प्रकार से क्या होता है गाइज, हमारे ओरल रूट का या ओरली डोजेस फॉर्म का क्या होता है गाइज, एक प्रकार से डिसएडवांटेज होता है ना। क्योंकि हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि हमारी 30% जो ड्रग है ना गाइज, है ना, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचने से पहले ही क्या हो रही है गाइज, मेटाबॉलिज्म हो रही है। यानी कि 30% जो ड्रग है गाइज उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। केवल जो है 50% ड्रग ही जो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है ना। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ड्रग हमारी हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कर रही है ना। तो यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचने से पहले ही हमारे ड्रग का कुछ अमाउंट जो है वो पहले ही क्या हो जाता है गाइज, मेटाबॉलिज्म हो जाता है और मेटाबोलाइट्स के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाता है। कुछ अमाउंट ही जो है सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच पाता है। तो इसी को गाइज हम क्या कहते हैं, हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं, है ना। लेकिन सपोस्टी के केस में फ्रेंड्स ऐसा नहीं है ना। सपोस्टी को गाइज हम क्या कहते हैं, हम इसको रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं। इस वजह से ये क्या करती है, हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या करती है गाइज, अवॉइड करती है ना। मान लीजिए हमने कोई सपोस्ट्री ली, रेक्टल सपोस्ट्री ली, है ना, और उसको हमने क्या कर दिया गाइज, रेक्टम के अंदर हमने क्या कर दिया, उसको इंसर्ट कर दिया, है ना। तो रेक्टम के अंदर हमारी सपोस्ट्री मेल्ट होगी, है ना, सॉफ्ट होने लगेगी, डिजोल्व होने लगेगी, है ना। और क्या करेगी, फिर ड्रग को जो है रिलीज कर देगी, है ना। और हमारी जो ड्रग है ना गाइस वो वहाँ पर रिलीज होगी, रिलीज होकर हमारी जो ड्रग है गाइस वो एब्जॉर्ब होगी और कहाँ पर पहुँचेगी, वेन्स के अंदर पहुँचेगी। क्योंकि हमारा जो रेक्टम वाला जो पार्ट होता है ना गाइस, इसके अंदर क्या होती है, कुछ वेन्स होती है ना। इससे जो है कुछ वेन्स जो है कनेक्टेड होती हैं और ये जो वेन्स है ना गाइस ये डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे इन्फीरियर वेना कैवा से, है ना। तो यहाँ पर हमारी जो ड्रग है ना गाइस,
है ना, वो हमारे रेक्टम वाले पार्ट से एब्जॉर्ब होकर वेन्स के अंदर पहुंचेगी। वेन जो है इन्फीरियर वेना कैवा से कनेक्टेड होती है, तो हमारी जो ड्रग है वो इन्फीरियर वेना कैवा के अंदर पहुंचेगी और फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी, है ना। तो हमारी जो ड्रग है ना गाइस, वो डायरेक्टली जो है एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुंच रही है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच रही है ना। तो इस वजह से ये क्या कर रही है, पोर्टल वेन सिस्टम को अवॉइड कर रही है ना। और लीवर को भी गाइस ये क्या कर रही है, बाईपास कर रही है, यानी कि लीवर को भी ये गाइस क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है ना। तो इस वजह से ये क्या कर रही है, हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्या कर रही है गाइस, अवॉइड कर रही है ना। क्योंकि हमारी जो ड्रग है ना गाइस, वो रेक्टम से एब्जॉर्ब होकर वेन्स के पास पहुंचती है, फिर इंफीरियर वेना कैवा से ये सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंच जाती है ना। इस वजह से ये पोर्टल वेन सिस्टम को भी अवॉइड कर रही है और लीवर को भी जो है अवॉइड कर रही है ना। तो यहाँ पर जो हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा था हमारी ड्रग का, अब वो यहाँ पर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जो 30% जो ड्रग है गाइस, वो यहाँ पर क्या हो रही थी, लॉस हो रही थी। यानी कि 30% ड्रग का यहाँ पर क्या हो रहा था, हमारा नुकसान हो रहा था। अब वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो ड्रग है गाइस, वो पोर्टल वेन सिस्टम को भी अवॉइड कर रही है, लीवर को भी अवॉइड कर रही है और हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को भी क्या कर रही है, अवॉइड कर रही है ना। तो ये एक प्रकार से गाइस हमारा क्या है, एडवांटेज है हमारी सपोस्ट्री का, कि सपोस्ट्री क्या करती है, हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है ना। तो हमारी ड्रग का जो मैक्सिमम अमाउंट है ना गाइस, वो हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर फिर क्या हो जाता है गाइस, पहुंच जाता है, अगर हम सपोस्ट्री को गाइस किसके थ्रू देते हैं, रेक्टल रूट के थ्रू देते हैं, है ना। तो इससे जो है हमारी ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट जो है हमें देखने को मिलता है, क्योंकि अगर मैक्सिमम क्वांटिटी में हमारी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचेगी तो मैक्सिमम ही हमारी ड्रग का क्या देखने को मिलेगा, हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। मैक्सिमम ड्रग की हमें क्या देखने को मिलेगी, बायो अवेलेबिलिटी देखने को मिलेगी, है। तो ये फ्रेंड्स हमारा एडवांटेज होता है हमारे सपोस्ट्री का, कि सपोस्ट्री जो है हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड करती है ना। तो आई होप कि फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इसी प्रकार सेकेंड एडवांटेज क्या है हमारी सपोस्ट्री का, इट इज यूज्ड फॉर पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम सीवियर वॉमिटिंग एंड फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट्स। ऐसे पेशेंट्स जो क्या करते हैं, सीवियर वॉमिटिंग करते हैं, यानी कि बार बार जो है वो उल्टी कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे पेशेंट्स को गाइज हम कोई भी ओरली ड्रग नहीं दे सकते, है ना। टैबलेट कैप्सूल वगैरह हम उनको नहीं दे सकते, है ना। और अगर हम उसको टैबलेट कैप्सूल वगैरह देंगे, है ना, तो फ्रेंड्स वो क्या करेगा, बार बार उल्टी करेगा और बार बार हमारी टैबलेट और कैप्सूल को निकाल देगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी दवा का भी नुकसान होगा और दवा का इफेक्ट भी नहीं मिलेगा, है ना। तो ऐसे पेशेंट्स जो कि बार बार उल्टी करते हैं, है ना, तो ऐसे पेशेंट्स को गाइज हम क्या देते हैं, सपोस्ट्री देते हैं, है ना। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए सपोस्ट्री क्या रहती है गाइज, बेस्ट ऑप्शन रहती है। इसके अलावा अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए भी क्या रहती है, हमारी सपोस्ट्री बेस्ट रहती है, सूटेबल रहती है ना। क्योंकि अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में होगा, यानी कि बेहोशी की हालत में होगा, तो वो जो है कुछ भी खा पी नहीं सकता, टैबलेट कैप्सूल वगैरह वो ले नहीं सकता और कोई भी ओरली ड्रग जो है वो नहीं ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, उसको जो है सपोस्ट्री जो है दे सकते हैं, है ना। क्योंकि सपोस्ट्री को हम कैसे देते हैं, बॉडी कैविटी के थ्रू देते हैं, जैसे कि रेक्टल कैविटी होगी, वेजाइनल कैविटी होगी, नेजल कैविटी होगी, यूरिथ्रल कैविटी होगी, है ना। तो हम उसको जो है बॉडी कैविटीज़ के थ्रू देंगे, है ना। तो अनकॉन्शियस पेशेंट्स के लिए भी हमारी सपोस्ट्री क्या रहती है गाइस, सूटेबल रहती है ना। तीसरा एडवांटेज क्या है हमारी सपोस्ट्री का, सपोस्ट्रीज आर यूज टू ट्रीट लोकल कंडीशंस, है ना। तो लोकल कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, सपोस्ट्रीज का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि हमारा जो रेक्टम जो है उसके अंदर कई बार क्या हो जाता है, हेमोरॉइड्स हो जाता है, यानी कि बवासीर हो जाता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम सपोस्ट्री का यूज़ करते हैं, है ना। इसके अलावा हमारी जो फीमेल्स जो होती है उनकी जो वेजाइना होती है उसके अंदर कई बार क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि किसी भी यीस्ट और बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, सपोस्ट्री का यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार चौथा जो एडवांटेज आता है फ्रेंड्स हमारी सपोस्ट्री का, वो आता है सपोस्ट्रीज आर यूज टू ऑब्टेन प्रोलॉन्गेड एक्शन ऑफ ड्रग, है ना। तो ड्रग का प्रोलॉन्गेड एक्शन ऑब्टेन करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, सपोस्ट्री का यूज़ करते हैं, है ना। क्योंकि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि सपोस्ट्री को हम बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं, है ना, जहाँ पर वो जो है धीरे धीरे मेल्ट होती है हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, है ना। और ड्रग को क्या करती है, रिलीज करती है धीरे धीरे, है ना। और धीरे धीरे ही हमारी जो ड्रग है गाइज वो एब्जॉर्ब होती है और सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुंचती है ना। और धीरे धीरे ही फिर क्या आता है गाइज, इसका इफेक्ट आता है ना। और ये लंबे समय तक चलता रहता है ना। यानी कि ये सस्टेन जो है एक्शन जो है शो करती है, यानी कि लंबे समय तक हमारी सपोस्ट्री का या ड्रग का जो है एक्शन रहता है ना। तो ड्रग का प्रोलॉन्गेड एक्शन ऑब्टेंड करने के लिए भी गाइज हम किसका यूज़ करते हैं, सपोस्ट्री का यूज़ करते हैं, है ना। पांचवा एडवांटेज क्या है हमारी सपोस्ट्री का, सपोस्ट्रीज प्रोवाइड फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन एज कंपेयर टू ओरल डोजेज फॉर्म,
है ना। तो जो ओरल जो डोजेस फॉर्म होती है जिसमें आपके टैबलेट और कैप्सूल आता है ना, तो उसके कंपैरिजन में हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस, ये फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है प्रोवाइड कराती है ना, बिकॉज एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग फ्रॉम द रेक्टल म्यूकोसा इज डायरेक्टली इनटू द वेनस सर्कुलेशन, है ना, क्योंकि हमारी जो ड्रग है ना गाइस वो हमारे रेक्टल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली कहाँ पहुँचती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर पहुँचती है ना। इस वजह से हमारी सपोजिटरी जो है प्रोवाइड कराती है फास्टर ऑनेस्ट ऑफ एक्शन, है ना। तो ये पांचवा एडवांटेज है हमारी सपोजिटरी का। छठा जो एडवांटेज है हमारी सपोजिटरी का वो क्या है, सपोजिटरीज मेल्ट एट लो टेम्परेचर। हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस ये लो टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाती है ना, एंड एक्सर्ट देयर थेरापेटिक इफेक्ट, है ना, और अपना क्या दिखाती है, थेरापेटिक इफेक्ट शो करती है ना। तो सपोजिटरीज जो है लो टेम्परेचर पर भी क्या हो जाती है गाइस, मेल्ट हो जाती है ना, और अपना थेरापेटिक इफेक्ट जो है शो करती है ना। तो ये भी गाइस क्या है, एक प्रकार से इसका एडवांटेज है ना। तो सपोजिटरीज के लिए हमें हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है, लो टेम्परेचर पर भी ये जो है मेल्ट हो जाती है और अपना थेरापेटिक इफेक्ट जो है शो करती है ना। तो ये तो गाइस हमारी सपोजिटरीज के एडवांटेजेस की बात हुई। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे हमारी सपोजिटरीज के डिसएडवांटेजेस की, है ना। तो हमारी सपोजिटरी का जो पहला जो डिसएडवांटेज है ना फ्रेंड्स वो क्या है, सपोजिटरीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड एट फ्रीजिंग टेम्परेचर अदरवाइज देयर शेप में बी डिस्टॉर्टेड, है ना। तो सपोजिटरीज को स्टोर करने के लिए गाइस किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है ना। नहीं तो इनकी जो शेप है ना गाइस वो क्या हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, यानी कि विकृत हो जाती है, इनकी जो शेप है वो बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, ये प्रॉपर शेप में फिर जो है नहीं रह पाती है ना। क्योंकि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हमारी जो सपोजिटरी जो होती है ना गाइस वो फ्रीजिंग टेम्परेचर पर किस फॉर्म में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है ना। तो अगर हम सपोजिटरीज को फ्रीजिंग टेम्परेचर पर स्टोर नहीं करेंगे, है ना, तो इससे फिर क्या होगी कि हमारी जो सपोजिटरी है ना गाइस वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगी, है ना, और मेल्ट होने की वजह से इसकी जो शेप होती है ना गाइस वो डिस्टॉर्टेड होने लगेगी, खराब होने लगेगी, इसकी जो शेप है वो बिगड़ने लगेगी, ये प्रॉपर शेप में फिर नहीं रह पाएगी, है ना। इस वजह से सपोजिटरीज को स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, फ्रीजिंग टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, रेफ्रिजरेटर की जरूरत पड़ती है ना। तो पहला तो जो है डिसएडवांटेज ये है हमारी सपोजिटरीज का, है ना। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है सपोजिटरीज का, देयर इज ए लीकिंग प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल थ्रू कैविटी थस फाउंड अनकंफर्टेबल, है ना। फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि हम सपोजिटरीज को कहाँ पर इंसर्ट करते हैं, बॉडी कैविटीज़ के अंदर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, है ना। और बॉडी कैविटीज़ के अंदर ये क्या होती है गाइज, मेल्ट होती है हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, है ना। तो मेल्ट होने के बाद कई बार हमारी जो सपोजिटरीज के जो मटेरियल्स होते हैं ना गाइज, है ना, वो हमारी बॉडी कैविटीज से क्या होने लगते हैं गाइज, लीक होने लगते हैं, यानी कि बॉडी कैविटी से जो है बाहर आने लगते हैं, है ना। तो इससे जो हमारा जो पेशेंट है गाइज उसको एक प्रकार से जो है अनकंफर्टेबल जो है फील होता है ना। तो ये भी क्या है गाइज, एक प्रकार का डिसएडवांटेज है हमारी सपोजिटरीज का। इसी प्रकार तीसरा जो डिसएडवांटेज आता है फ्रेंड्स हमारी सपोजिटरी का वो आता है, द पेशेंट फील्स embarrassment when the suppositories are introduced into the body cavity like rectal cavity and vaginal cavity, है ना। तो जब हम गाइस क्या करते हैं, सपोजिटरीज को गाइस क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं या इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, बॉडी कैविटीज़ के अंदर, है ना। मेनली हमारी रेक्टल कैविटी एंड वेजाइनल कैविटी की बात करें तो, है ना। तो इन कैविटीज़ के अंदर जब हम गाइस कोई भी सपोजिटरीज को गाइस क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ना, है ना। तो इंट्रोड्यूस करते समय हमारा जो पेशेंट जो होता है ना गाइस उसको एक प्रकार से एम्बेरसमेंट फील होता है, यानी कि उसको मतलब एक प्रकार से शर्मिंदगी से जो है महसूस होती है ना। मान लीजिए कोई फीमेल है ना, उस फीमेल की वेजाना के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सपोजिटरीज को जो है इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। तो उस फीमेल को गाइस क्या होगा, एक प्रकार से एम्बेरसमेंट फील होगा, शर्मिंदगी से जो है उसको महसूस होगी, है ना। इसी प्रकार कोई पेशेंट है ना, जिसको हम रेक्टल के थ्रू क्या कर रहे हैं, कोई सपोजिटरी को इंसर्ट कर रहे हैं, है ना, उसके रेक्टम वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, सपोजिटरीज को गाइस क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, है ना। तो उस पेशेंट को गाइस के एक प्रकार से क्या फील होगा, एम्बेरसमेंट फील होगा, शर्मिंदगी से जो है उसे महसूस होगी, है ना। तो ये क्या है गाइस, हमारे डिसएडवांटेज है हमारे सपोजिटरीज के, है ना। तो इस तरीके से ये जो लेक्चर है फ्रेंड्स वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल फार्मेसी एजुकेशन CR7 को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।